हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। इट्स नेम इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इस चैप्टर के दो पार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कराया था एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको कराया था एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, और हाई स्पीड winds are accompanied by reduced air pressure. Wind currents are generated due to uneven heating on the earth, uneven heating between the equator and the poles, and uneven heating of the land and water. तो अगर आपने ये दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ये दोनों पार्ट पहले देखें, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखेंगे। However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. Rains हैप्पीनेस लाती हैं, लेकिन कभी कभी ये हैप्पी एंडिंग नहीं होती। रेन की वजह से, ज्यादा बारिश होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्या आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का नाम बता सकते हैं? फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है अगर ज्यादा बारिश होती है तो। In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat to humans, animals and plant life. प्रकृति के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से डिजास्टर्स क्रिएट होते हैं, आपदाएं आती हैं, और इंसानों के लिए, पशुओं के लिए और प्लांट लाइफ के लिए खतरा पैदा हो जाता है। लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशंस। आज हम उन्हीं दो सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या है वे? थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। थंडरस्टॉर्म्स को हिंदी में बोलते हैं आंधी तूफान, और साइक्लोन्स को बोलते हैं चक्रवात। थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। वेरी फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार। इंडिया जैसे कंट्रीज में जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं इंडिया, तो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है और ह्यूमिड है। हॉट होता है गर्म, ह्यूमिड होता है इसके अंदर नमी, हवा के अंदर जो नमी होती है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है इंडिया का, ये ह्यूमिड क्लाइमेट बोल सकते हैं इसको हम। और यहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स बार बार आते रहते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से हवाएं गर्म होकर ऊपर जाती हैं। These winds carry water droplets upward where they freeze and fall down again. ये गर्म हवाएं ऊपर जाकर, ऊपर क्या लेके जाती हैं अपने साथ? वाटर ड्रॉपलेट्स को लेके जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में ये हवाएं, गर्म हवाएं वाटर ड्रॉपलेट्स को लेके जाती हैं ऊपर, और जहां पे क्या होता है, ये फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं, एंड फॉल डाउन अगेन, और दोबारा से नीचे आ जाती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create lightning and sound. स्विफ्ट मूवमेंट, स्विफ्ट का मतलब होता है क्विक, बहुत तेज मूवमेंट होती है वाटर ड्रॉपलेट्स की। जो नीचे गिर रही हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स, उनकी बहुत तेज मूवमेंट होती है। इसके साथ साथ लाइटनिंग होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं। इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल ए थंडरस्टॉर्म। इसको हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, आंधी तूफान। बहुत तेज बारिश होती है और इसके साथ साथ बिजली कौंधती है और बादल गरजते हैं, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस के अंदर आप लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। If a storm is accompanied by lightning, we must take the following precautions. अगर तूफान आता है और साथ में अगर लाइटनिंग भी है, बिजली भी चमकती है, तो हमें कुछ सावधानियां लेनी चाहिए। क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए? Don't take shelter under an isolated tree. किसी भी ऐसे ट्री के नीचे ना बैठे जो बिल्कुल सुनसान हो, बिल्कुल एक अकेला ट्री हो, उसके नीचे ना बैठे।
इफ यू आर इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। अगर आप किसी जंगल में फंस जाते हैं तो किसी छोटे पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। डोंट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर लेटना नहीं चाहिए। सेकेंड है हमारा डोंट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद ए मेटेलिक एंड। अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपके हाथ में अम्ब्रेला है तो हमें ये देखना है कि उसकी मेटेलिक एंड तो नहीं है। अम्ब्रेला का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है खोलने के बाद अगर वो मेटेलिक एंड है तो उसके नीचे हमें अम्ब्रेला को अपने सिर के ऊपर नहीं रखना चाहिए, उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। डोंट सिट नियर ए विंडो, हमें विंडो के पास भी नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। तो शेल्टर के लिए जो ओपन गैरेज होते हैं, स्टोरेज शेड होते हैं जहाँ पे कोई चीज स्टोर की जाती है, और मेटल शेड होते हैं, ये सेफ प्लेसेस नहीं है। ए कार और ए बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। अगर आंधी तूफान आ जाता है तो आप एक कार या बस के अंदर बैठ सकते हैं, ये बहुत ही सेफ प्लेस है। इफ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग। अगर आप पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, अचानक से आंधी तूफान आ जाता है तो आप पानी से बाहर आएंगे और किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे। हाउ ए थंडरस्टॉर्म बिकम्स ए साइक्लोन। थंडरस्टॉर्म के बारे में हमने इतना ही करना है कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है और हमें इस दौरान क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। अब हम करेंगे साइक्लोन के बारे में। तो हाउ ए थंडरस्टॉर्म बिकम साइक्लोन, एक थंडरस्टॉर्म साइक्लोन कैसे बनता है, अब हम ये पढ़ेंगे। You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. जब पानी लिक्विड से वेपर स्टेट में आता है, जब पानी को हम गैस पे रखेंगे तभी तो वेपर्स बनेंगे, तभी तो उसकी भाप बनेगी। तो इसमें क्या दे रखा है कि वाटर रिक्वायर्स हीट। तो लिक्विड से वेपर स्टेट में जाने के लिए वाटर को क्या चाहिए, हीट चाहिए। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। जब हमारे पास गर्म पानी है, अगर वो ठंडा होता है, कुछ टाइम में ठंडा हो जाता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वाटर के अंदर जो एनर्जी थी, जो हीट थी, वो कहाँ चली जाती है, वो आसपास सराउंडिंग में चली जाती है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू स्पॉट दिस। क्या कोई एक्सपीरियंस है, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय बहुत ही गर्म होती है, जब हम उसको छानते हैं बिल्कुल उबली हुई होती है, लेकिन थोड़ी देर तक अगर रखी रहे तो वो ठंडी हो जाती है, तो उसमें से हीट कहाँ चली जाती है, नियर बाय या सराउंडिंग में चली जाती है। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। क्लाउड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है कैसे होता है, वाटर वेपर्स बनते हैं। तो वाटर वेपर्स क्या कैसे बनते हैं, वे एटमॉस्फेयर से हीट लेते हैं, तो तभी तो वाटर के वाटर वेपर्स बनते हैं। तो वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। तो वाटर एटमॉस्फेयर से हीट लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में। When water vapors changes back to liquid form as raindrops. जब वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं तो लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं, रेन ड्रॉप्स बन जाते हैं। दिस हीट इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो हीट होती है इसके अंदर, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। ये जो हीट होती है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, ये आसपास की हवा को गर्म कर देती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कोज ए ड्रॉप इन प्रेशर। ये गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है और एक ड्रॉप के आसपास प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्ट्रॉम। जहां पे स्ट्रोम का सेंटर होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा हवा पहुंच जाती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड। ये साइकिल बार बार चलता रहता है। द चेन ऑफ द इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। और ये साइकिल जब तक चलता रहता है,
ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है जब खत्म होती हैं, जब एक बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है और उसके चारों तरफ हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्व करती हैं। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन। तो ये वेदर कंडीशन, इसको हम साइक्लोन बोलते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे जिससे साइक्लोन को बनने में और ज्यादा हेल्प मिलती है। फैक्टर्स हैं विंड स्पीड। विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो साइक्लोन की फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। विंड डायरेक्शन, अगर विंड डायरेक्शन भी फेवर करती है साइक्लोन फॉर्मेशन को। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन। स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन, पेज नंबर 88 पे फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन दिखा रखी है और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है। तो इसके बारे में ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है पेज नंबर 87 पे। स्ट्रक्चर कैसा होता है साइक्लोन का? द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज ए काम एरिया। जो साइक्लोन का सेंटर होता है बिल्कुल शांत एरिया होता है, ये काम होता है शांत। इसको आई बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म की आई बोलते हैं इसको। ए लार्ज साइक्लोन इज वायलेटिंग रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर हाई। साइक्लोन क्या होता है? हवा में एटमॉस्फेयर में 10 to 15 किलोमीटर अबोव द ग्राउंड बनता है और एक रोटेटिंग मास होता है एयर का, वायलेंटली, जबरदस्त, बहुत ही स्पीड होती है इसकी बहुत ज्यादा, और रोटेटिंग मास होता है एयर का। डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। जो आई का डायमीटर होता है ये 10 to 30 किलोमीटर होता है। इट इज ए रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स। ये ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर क्लाउड्स नहीं होते और इसके अंदर लाइट विंड्स चलती हैं। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज ए क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। इस आई के चारों तरफ एक क्लाउड रीजन होता है जिसका साइज 150 किलोमीटर होता है और इस रीजन के अंदर हाई स्पीड विंड्स चलती हैं। इनकी स्पीड कितनी होती है? 150 से 250 किलोमीटर पर आवर। एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन, इसके साथ साथ इसके अंदर थिक क्लाउड्स होते हैं और हैवी रेन वाले क्लाउड्स होते हैं। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। इस रीजन से जितना भी दूर जाते हैं विंड की स्पीड कम होती जाती है। फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। साइक्लोन की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक मॉडल दिखा रखा है, फिगर 8.1 दे रखी है, इसके लिए देख सकते हैं आप। ये फिगर है, फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन दिखा रखा है। 10 to 30 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है आई का। राइट साइड में द इमेज ऑफ ए साइक्लोन दिखा रखी है। इमेज ऑफ आई ऑफ ए साइक्लोन, जो बीच में एक डॉट दिखा रखा है ये इसकी साइक्लोन की आई दिखा रखी है। राइजिंग वाटर कोज्ड बाय ए साइक्लोन, तो यहाँ पे दिखा रखा है कि साइक्लोन जब आता है तो वाटर कितना राइज करता है, इस तरह से इस फिगर में दिखा रखा है। डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय ए साइक्लोन, तो साइक्लोन की फॉर्मेशन हम कर चुके हैं कि साइक्लोन क्या होता है। अब हम करेंगे डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय साइक्लोन। अगर साइक्लोन आता है तो क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है? साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। चक्रवात बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड द शोर इवन इफ स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। अगर स्टॉर्म सैकड़ों किलोमीटर भी दूर होता है तो भी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं और जो पानी को किनारों की तरफ फेंकती हैं। These are the first indications of an approaching cyclone. तो चक्रवात आने का ये सबसे पहला संकेत होता है। क्या होता है? विंड्स वाटर को किनारों की तरफ फेंकती हैं। The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. जो वाटर वेव्स होती हैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि कोई भी इंसान इनका मुकाबला नहीं कर सकता।
The low pressure in the eye lifts water surface in the center, and the rising water may be as high as 3 to 12 meters. It appears like a water wall moving toward the shore. जो वाटर राइज होता है, आप फिगर 8.3 में देख सकते हैं, राइजिंग वाटर कोस्ड बाय साइक्लोन, इसकी ऊंचाई 3 से 12 मीटर होती है, 3 मीटर से लेकर 12 मीटर तक है। और ऐसा लगता है कि किनारे की तरफ पानी की दीवार मूव कर रही है, पानी की दीवार चल के आ रही है। As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil. इसका परिणाम क्या होता है? सी वाटर, जो समुद्री पानी है, वो कोस्टल एरियाज में, जो समुद्र के किनारे गांव होते हैं, जो नीचे की तरफ होते हैं, वहां पे पानी घुस जाता है और इससे बहुत ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इससे सोइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। अगर हैवी रेनफॉल अगर लगातार होती है तो इससे फ्लड की सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। हाई स्पीड winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees, etc., causing tremendous loss of life and property. अगर साइक्लोन के साथ साथ हाई स्पीड विंड्स भी चलती हैं तो इससे हाउसेस को, टेलीफोन्स को और कम्युनिकेशन सिस्टम है और ट्रीज को, इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और लाइफ, बहुत ज्यादा आदमी इसमें मारे जाते हैं और प्रॉपर्टी का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। A cyclone is known by different names in different parts of the world. वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में साइक्लोन के अलग अलग नाम हैं। इट इज कॉल्ड ए हरिकेन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसको हरिकेन बोलते हैं, जापान और फिलीपींस में इसको टाइफून बोलते हैं। अब हम करेंगे टोर्नेडोज के बारे में। तो हम थंडरस्टॉर्म्स के बारे में कर चुके हैं, साइक्लोन्स के बारे में कर चुके हैं, लास्ट है हमारा टोर्नेडोज। टोर्नेडोज को हिंदी में बोलते हैं बवंडर। इन अवर कंट्री दीज आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। हमारे देश में ये बहुत कम आते हैं, मतलब बार बार नहीं आते। टोर्नेडो क्या होता है? इट इज ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड। डार्क कलर का इसकी शेप होती है फनल जैसी, क्लाउड होता है। रिचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, स्काई से ग्राउंड की तरफ आता है। आप फिगर देख सकते हैं इसकी, नेक्स्ट पेज पे दी हुई है फिगर। इमेजेस ऑफ ए टोर्नेडो आप देख सकते हैं, फिगर 8.16 मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक। ज्यादातर टोर्नेडोज होते हैं, बवंडर होते हैं, वीक होते हैं। ए वायलेंट टोर्नेडो, वायलेंट जबरदस्त जो टोर्नेडो होता है उसकी स्पीड कितनी होती है? 300 किलोमीटर पर आवर। टोर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स के अंदर भी टोर्नेडोज बन सकते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। जो इंडिया की सारी कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है, वहां पे बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स की चपेट में रहती है इंडिया की सारी तटीय सीमा, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। और ईस्ट कोस्ट में बहुत ज्यादा आते हैं, पूर्वी पूर्वी तट पे। तो पूर्वी तट आपका किस साइड होगा? ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु साइड में आएगा। The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storms, both in terms of intensity and frequency of cyclones. जो इंडिया का पश्चिमी तट है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की में, वहां पे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बहुत कम आते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी अगर आते भी हैं तो वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स और जो इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। एक तो साइक्लोन्स बहुत ही कम आते हैं, अगर आते भी हैं तो वे ज्यादा इंटेंसिटी के नहीं होते, हल्के फुल्के होते हैं। Diameter of a tornado can be as small as a meter and as large as a kilometer or even wider. जो टोर्नेडो का डायमीटर है वो इतना छोटा भी हो सकता है जितना 1 मीटर होता है और हो सकता है। The funnel of a tornado shucks dust, debris and everything near it at the base due to low pressure.
प्रेशर कम होता है तो टोर्नेडो क्या करता है, डस्ट, मलबा और जो आसपास इसके बेस के जो भी चीज मिल जाती है वो इसके अंदर ये खींच लेता है, शक कर लेता है, एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, और टॉप की तरफ फेंक देता है। हियर आर ए फ्यू अकाउंट्स ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ टोर्नेडोज फ्रॉम डिस्कवरी चैनल यंग डिस्कवरी सीरीज। तो डिस्कवरी चैनल से कुछ ऐसे लोगों की बातें हैं यहाँ पे जो टोर्नेडोज में बच गए थे। तो फर्स्ट है, आई saw the cloud coming and tried to take shelter inside, but as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky. I was not hurt at all. एक आदमी कहता है कि मैंने क्लाउड को आते हुए देखा और जैसे ही मैंने शेल्टर लेने के लिए छिपने के लिए अपने घर के अंदर गया और मैंने जैसे ही दरवाजे की कुंडी बंद की, हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, मेरा घर आसमान में उड़ गया लेकिन मुझे चोट नहीं लगी। दूसरा आदमी कहता है, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द व्हीट फील्ड्स। स्टॉर्म के बाद हमें अपने खेत के जो गेहूं के खेत से उनको साफ करना पड़ा, उनके अंदर मलबा घुस गया था। वी पिक्ड अप स्प्लिंटर बोर्ड्स एंड ट्री ब्रांचेस एज वेल एज डेड चिकन्स with their feathers blown off and rabbits looked like they had been skinned। तो स्ट्रॉम के बाद हमने क्या क्या उठाया वहां से, ट्री की ब्रांचेस, डेड चिकन्स, और उनके ऐसे चिकन्स थे उनके फेदर्स उड़ गए थे, और ऐसे रैबिट्स थे वहां पे ऐसा लगता था जैसे उनकी स्किन उतार दी गई है। A tornado shelter is a room situated deep inside or underground having no windows। तो टोर्नेडो के टाइम में जो शेल्टर रूम होता है जहाँ पे टोर्नेडो से बचने के लिए आश्रय लेते हैं, वो ऐसा रूम होता है, वो अंडरग्राउंड होता है, उसमें विंडोज नहीं होती। या फिर ऐसा हो सकता है, और अदरवाइज इट इज बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर टेबल, वर्क बेंच वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच। अगर टोर्नेडो आ जाता है तो आप विंडोज को बंद करें और ऐसी जगह पे जैसे टेबल के नीचे, बेंच के नीचे आप छिप जाएंगे जहां पर डेब्रिस, कूड़ा नहीं पहुंच सकता। वन हैज टू बो डाउन इन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। अगर खुले में है तो टोर्नेडो के टाइम आप कैसे बच सकते हैं, आप फिगर देख सकते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ए टोर्नेडो, आप अपने घुटनों के बल नीचे लेट जाएंगे और अपने हाथों से अपनी गर्दन और सिर के ऊपर हाथ धर लेंगे ताकि वे बच जाएं, कोई चीज आए तो आपके डायरेक्टली सिर पे या गर्दन पे ना लगे। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। इस साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। तो साइक्लोन से कम हार्म हो, कम से कम प्रॉपर्टी का, लाइफ का लॉस हो, तो इसके लिए कुछ इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। तो क्या क्या है वे, साइक्लोन फोरकास्ट, साइक्लोन का पूर्व अनुमान होना चाहिए, एंड वार्निंग सर्विस, और चेतावनी सेवा भी शुरू कर देनी चाहिए। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ द वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट, फिशरमैनशिप एंड टू द जनरल पब्लिक। और जो चेतावनी दी जाती है उसका रैपिड कम्युनिकेशन होना चाहिए, जल्द से जल्द चेतावनी कहाँ तक पहुंचनी चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज तक, फिशरमैन मछुआरों तक, जो समुद्री जहाज हैं वहां पर, पोर्ट जो बंदरगाह होती हैं, क्योंकि समुंदर से ही रिलेटेड है ये सारा कुछ, तो बंदरगाहों पे जहाज आते जाते रहते हैं, तो वहां पे ये चेतावनी पहुंच जानी चाहिए जल्दी से जल्दी, एंड टू द जनरल पब्लिक। और जो तटीय इलाकों में समुंदर के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें ये चेतावनी जल्द से जल्द पहुंच जानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू द सेफर प्लेसेस। अगर साइक्लोन आ जाता है जहां पर साइक्लोन संभावित एरियाज होते हैं, जहां पर ज्यादा आते हैं साइक्लोन्स, तो वहां पे गवर्नमेंट को साइक्लोन शेल्टर्स बनाने चाहिए और सरकार की तरफ से अरेंजमेंट होना चाहिए कि लोगों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकें अगर साइक्लोन आता है। We have learned that all storms are low pressure systems। हम जानते हैं कि जितने भी स्टॉर्म्स होते हैं लो प्रेशर सिस्टम्स की वजह से बनते हैं। तो विंड स्पीड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म। तो स्टॉर्म बनने में विंड स्पीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड।
तो विंड स्पीड को मेजर करना बहुत ही जरूरी है। अगर विंड स्पीड ज्यादा होती है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉर्म्स आने वाला है। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे स्पीड नापते हैं विंड की उसको एनीमोमीटर बोलते हैं। आप देख सकते हैं फिगर 8.17 में, एनीमोमीटर फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड। ये तो हो गया गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए अगर साइक्लोन आता है। तो इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं होती, हम भी हमें भी तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर द्वारा, टीवी द्वारा या रेडियो द्वारा अगर मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोई वार्निंग्स देता है, कोई चेतावनी देता है, तो हमें उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, ऐसे ही इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हीकल्स टू द सेफर प्लेसेस। हमें क्या करना चाहिए, हमें अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि हम अपने घर का जरूरी सामान, अपने पशुओं को और व्हीकल्स को सेफ प्लेस पे, सुरक्षित जगह पे ले जाएं। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स। तो रोड्स के ऊपर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए जहां पर पानी रुका हुआ हो, क्योंकि फ्लड से रोड डैमेज हो जाते हैं। तो वहां पे कोई खड्डा भी हो सकता है जो बहुत ज्यादा डीप हो सकता है। कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। तो हमारे पास पुलिस का, फायर ब्रिगेड का और मेडिकल सेंटर्स के ये जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं इनके फोन नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया। अगर हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पर साइक्लोन आ चुका है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। डो नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। तो हमें पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो प्रदूषित हो सकता है। तो हमें ड्रिंकिंग वाटर को इमरजेंसी के लिए हमेशा अच्छे से स्टोर करना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस। तो जो पावर लाइंस गिर जाती हैं, बिजली की तार गिर जाती हैं और जो गीले स्विच होते हैं उनको छूना नहीं चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द शेक ऑफ फन। तो हमें घर से बाहर इधर उधर बेवजह नहीं घूमना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। तो ऐसे समय में अगर हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट होती हैं तो वही सफिशिएंट है। हमें फिजूल की मांगे नहीं रखनी चाहिए बचाव टीम के आगे, और उन पर किसी बात का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जहां तक हो सके उनकी हेल्प करनी चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को और अपने पड़ोसियों को हेल्प करना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड। एडवांस टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प की है हमारी। दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। आजकल हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी coastal residents may had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. लास्ट सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या था, जो कोस्टल रेजिडेंट्स थे, जो समुद्र के किनारे रहते थे, उन्हें केवल एक दिन मिलता था या एक दिन से भी कम मिलता था अपने आप को तैयार करने के लिए या अपने घरों को खाली करने के लिए। फ्रॉम एन ओन कमिंग साइक्लोन, साइक्लोन के आने से पहले। द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट। अब समय थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड सेडार्स ए साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. सैटेलाइट्स और रेडार्स का बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा हम थैंक यू कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन आने वाला है, ये इश्यू किया जाता है 48 घंटे पहले किसी भी
एक्सपेक्टेड तूफान के आने से पहले साइक्लोन अलर्ट जारी किया जाता है और 24 घंटे पहले साइक्लोन वार्निंग दी जाती है, चेतावनी दी जाती है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ एन आवर व्हेन ए साइक्लोन इज नियर द कोस्ट। और आधा आधा घंटे में या हर घंटे मैसेज का प्रसारण किया जाता है, संदेश दिया जाता है कि साइक्लोन तट के पास आ रहा है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स, जो साइक्लोन से रिलेटेड आपदाएं आती हैं, उनके ऊपर नजर रखती हैं और नजर रखने में कोऑपरेट करती हैं, मदद करती हैं। आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे और इसको समझेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।